welcome to Brain Boosters. I'm Suhail and I will be teaching you financial management. Students, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूजीसी नेट में हर साल इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस. सो अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखेंगे तो आई एम श्योर आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर you will be able to have a proper understanding of capital structure and different theories of capital structure. So let's get started. Before moving to capital structure, हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है. आई एम श्योर आप ऐसे हर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा कि कैपिटल क्या है, बट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. व्हाट इज कैपिटल? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कैपिटल इज द मनी और अदर एसेट जो एक फर्म के पास अवेलेबल है कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को फंड कर सके, रन कर सके, या अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर एक फर्म के पास कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको फंड कर सके, दैट इज़ कैपिटल. अब ये जो कैपिटल है ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस से आता है, जैसे कि इक्विटी शेयर से आता है, रिटेनड प्रेफरेंस शेयर से आता है, डिबेंचर से आता है, लोन से आता है, रिटेनड अर्निंग्स से आता है. So these are the source of capital. Now what is capital structure? Look students, जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो डिपेंड होता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है. और हर किसी कैपिटल एक फर्म जो है वो सिर्फ एक सोर्स से अपना पूरा कैपिटल इकट्ठा नहीं कर सकती है. वो इक्विटी पूरी इक्विटी नहीं हो सकती है, पूरी डेट कंपनी नहीं हो सकती है. सो इट यूजेस प्रपोर्शन ऑफ बोथ दीज कैपिटल्स. उसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. सो हम यहाँ पे देख सकते हो आप कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर ये हमारा टोटल कैपिटल है तो इसमें से फॉर एग्जांपल 50% जो है वो इक्विटी है, 30% डेट है और 20% रिटेनड अर्निंग्स है. सो इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना प्रपोर्शन हमारा इक्विटी का है, कितना प्रपोर्शन हम डेट का लेंगे, कितना रिटेन अर्निंग्स रखेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. अब ये क्यों ज़रूरत है ये डिसीजन एक फर्म के लिए? बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे. कैसे करता है? वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड करता है कि एक फर्म के पास अर्निंग्स कितनी है. अर्निंग्स ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द फर्म. लेकिन जो ये अर्निंग्स ऑफ द फर्म है ये डिपेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे. सो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिपेंड करती है एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर पे. यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया. वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज. दैट इज फर्स्ट is theories relevant to the valuation of the firm and theories irrelevant to the valuation of firm. अब ये relevant और irrelevant क्या है? Relevant theories support that capital structure decision affects or impacts the value of the firm, whereas irrelevant theories believe that capital structure decision does not impact the valuation of the firm. Relevant theories are net income approach and traditional approach, and irrelevant theories are net operating income approach and Modi Gilani Miller approach. Now let us discuss these theories one by one. First theory is this is net income approach. दिस इज नेट इनकम अप्रोच. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये थ्योरी प्रपोज किसने की. दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय डेविड ड्यूरेंट. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है हमें कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है ये रिलेवेंट है टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म.
मीन्स कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वो इम्पैक्ट करता है हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म पे। और इसका जो कीवर्ड है वो मैंने एक कीवर्ड दिया आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे ये थ्योरी कहती क्या है, एंड दैट इज इम्पैक्टेड बाय डेट। अब ये इम्पैक्टेड बाय डेट क्या है, मैंने क्यों बोला है, वो आपको आगे समझ आएगा। सो लेट्स डिस्कस दिस थ्योरी इन डिटेल। ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर हम चेंज करें फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, डेट, अगर हम डेट प्रपोर्शन ऑफ डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करें तो उससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज होगा, और इन द सेम वे हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज होगा। इट मीन्स कि अगर हम इंक्रीज करें फाइनेंशियल लीवरेज, जो ही हमने डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज किया तो हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगा, वो डिक्लाइन होगा, और उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, जब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम देना पड़ेगा तो हमारे पास अर्निंग्स ज़्यादा रहेंगी, और जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। अगर हम डिक्रीज करें फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि हम जो डेट है, डेट प्रोपोर्शन जो है वो कम करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उससे क्या होगा, हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इंक्रीज होगा, और जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा इट मीन्स कि अर्निंग्स जो है वो कम होंगी, तो जब अर्निंग्स कम होंगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। नाउ व्हाट आर द रीजंस, इसके रीजंस क्या है, तो पहला रीज़न है जो टैक्स है वो एक जो ये डेट है वो एक टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, टैक्स डिडक्टेबल आइटम। कैसे, टेक एन एग्जांपल, जब हम सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सेल की 100,000 रुपीज़ की, उसमें से हम क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 600 है, वो हम माइनस करेंगे। फिर क्या बचता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 400, ये हमने माइनस किया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बचा 400। और फिर क्या हम करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 200 था, बचा क्या 200, और ये 200 क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हम क्या देंगे, उसके बाद हम देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देंगे, फॉर एग्जांपल हम 50 रुपीज़, और हमने 50 रुपीज़ इंटरेस्ट किया, इसमें बचा कितना, हमने इबिट हमारे पास रह गया था 200, और उसमें से हमने 50 रुपीज़ दिया इंटरेस्ट, फिर जो रह गया 150, ये 150 क्या होता है, ये 150 होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके बाद हमें देना पड़ता है टैक्स, इसमें से टैक्स फॉर एग्जांपल हमने दिया 50 रुपीज़, फिर रहता है 100 रुपीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 रुपीज़। सो आप देख सकते हैं कि जो ही हम यहाँ पे इंटरेस्ट 50 रुपीज़ देंगे तो हमारा टैक्स उसमें से कम होगा, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट नहीं देते तो हमें इस 200 पे टैक्स देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमारी टैक्स जो है टैक्स 10% है, टैक्स रेट है 10%, अगर हम 200 पे टैक्स देंगे तो हमें 20 रुपये टैक्स देना पड़ता। लेकिन जो ही हमने पहले इंटरेस्ट इसमें से 50 रुपीज़ कम किए, अब हमारे टैक्स देना है सिर्फ 150 रुपये पे, 150 पे जब हम टैक्स देंगे तो वो 10% के हिसाब से कितना होगा, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इबिट है, हमारे पास इबिट है 1000 रुपीज़ हमारे पास इबिट है, और हमारे पास टैक्स जो है वो 10% से हम टैक्स रेट देते हैं 10%। जी हम 1000 पे टैक्स देंगे तो हमारे पास 1000 पे कितना देना पड़ेगा 10% के हिसाब से, तो हमारे पास टैक्स आएगा 100 रुपीज़। लेकिन अगर हम इबिट में से पहले इंटरेस्ट को माइनस करेंगे
फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हमें पे करना था 100 रुपीज़, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 900। अब हमें 900 पे 10% जब देंगे टैक्स, तो हमारे पास टैक्स क्या बचेगा, तो हमारे पास सिर्फ 90 रुपीज़ टैक्स देने पड़ेंगे। तो 10 रुपीज़ बच गए इंटरेस्ट देने से। तो वही बोलता है ये कि डेट जो है ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, कि जितना हम डेट ज़्यादा यूज़ करें उतना हमें जो है वो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये क्लियर करूँगा। नाउ कॉस्ट ऑफ डेट जो है, दूसरा रीज़न जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। ये दूसरा रीज़न है इसका। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। थ्योरी क्या बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इम्पैक्ट करती है हमारी वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे। अगर हम डेट जो है वो चेंज करें, उससे हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज होता है और वैल्यू ऑफ द फर्म भी चेंज होता है। और इसके रीजन सही है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कीवर्ड, वो इम्पैक्टेड बाय डेट आप याद रखेंगे। इससे आपको ये थ्योरी याद रहेगी, क्योंकि इससे जो है यहाँ पे हम जब डेट चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे चेंज होगी वो ये थ्योरी बताती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था जो ये कीवर्ड है ये याद रखना, इससे आपको ये थ्योरी हमेशा याद रहेगी। नाउ सेकंड थ्योरी इज ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स बैलेंस्ड थ्योरी या ऑप्टिमम थ्योरी, और यही इसका कीवर्ड है ऑप्टिमम थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये बोलती है कि अगर हम इंक्रीज करें डेट, इनिशियली तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, लेकिन लेटर ऑन इंक्रीज डेट जब हम करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ये जो थ्योरी है ये एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन बिटवीन दीज टू स्टेजेस। क्या, जब हम पहले इंक्रीज करते हैं डेट तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज होता है, डेट इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज। फिर लेटर ऑन क्या, लेटर ऑन जब हम डेट इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगा। इन बिटवीन दीज टू स्टेजेस कहीं पे हमारा होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ये ट्रेडिशनल अप्रोच बात करती है, इसलिए मैंने कहा था इसका कीवर्ड जो है वो है ऑप्टिमम थ्योरी। स्टेज इसके इंक्रीजिंग वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू और डिक्रीजिंग वैल्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, ये अपोजिट है, इट इज अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। मीन्स ये थ्योरी बताती है हमें कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इरेलीवेंट है, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे। अगर हम कोई भी चेंज करें लिवरेज में यानी कि डेट में, इट विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। मीन्स कि अगर हम कितना भी चेंज करें अपने डेट में, डेट कैपिटल में, तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यह हमें बताता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और क्या बताते हैं हमें, और बताया हमें जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इंडिपेंडेंट है, वो डेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका जो कीवर्ड है वो है शेयर होल्डर्स आर इनडिफरेंट। शेयर होल्डर्स इनडिफरेंट होते हैं, ये इसका कीवर्ड याद रखना, इसको, इससे आपको ये थ्योरी याद रहेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एंड लास्ट थ्योरी, दैट इज मोदी गिलानी मिलर अप्रोच या MM अप्रोच। ये थ्योरी भी हमें बताती है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इट्स इरेलीवेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलीवेंट, इट डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। यानी कि कंपनी कितना भी अपना लिवरेज, कितना भी अपना डेट इंक्रीज करे या कितना भी डिक्रीज करे, उससे हमारे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नाउ
अब बात आती है कि ये दोनों फिर डिफरेंट केस से हुई, दोनों तो एक ही बात करते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी यही बोलता है, नेट ये मोदी गिलानी मिल्लर अप्रोच भी यही बोलता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस हियर स्टूडेंट्स, लुक, जो मोदी गिलानी मिल्लर अप्रोच है ये बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देती है फॉर इरेलीवेंस, ये जस्टिफाई करता है बिहेवियरली कि क्यों है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इरेलीवेंट। और क्या जस्टिफिकेशन है वो? पहला, कैप जो ये देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। सेकंड, पर्सनल लिवरेज जो है वो इक्वल टू है कंपनीज लिवरेज, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है। नाउ इसका जो कीवर्ड है वो है बिहेवियरल जस्टिफिकेशन। मोदी गिलानी मिल्लर थ्योरी का कीवर्ड है बिहेवियरल जस्टिफिकेशन। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट, एंड आई विल बी try to clear all the doubts in next lecture. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.